तीसरा दिन और आज भी मुख्य रूप से गवर्नर एड्रेस के ऊपर ही उनका धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा चल रही है और उसी चर्चा को आज क्योंकि दो सिटिंग्स करने का स्पीकर साहब ने निर्णय लिया तो अभी दूसरी सिटिंग जो चल रही है। अब सोमवार को 7 तारीख को कुछ विधायी कार्य, थोड़ा बचे हुए विधायक उनको भी बोलने का मौका मिलेगा और बाद में फिर उस सारे के ऊपर लीडर ऑफ द हाउस के नाते मुझे उसका उत्तर देना है और तब वो पारित होगा। कुल मिलाकर आज एक स्थिति जो पैदा हुई है वो आप लोगों को भी सबको जानकारी है कि जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ एतराज़ किया। और एतराज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहाँ घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हमें ध्यान होगा कि पिछली बार भी एक इसी प्रकार की घटना घटी थी तो उस समय भी अध्यक्ष महोदय ने एक सख्त निर्णय लिया था। आज भी उन्होंने एक मौका दिया था हमारे विपक्षी जो नेता उस समय थे कात्यायन जी, रणवीर कात्यायन जी, तो उनको कहा कि अगर इसमें अभी भी वो खेद प्रकट कर लें, क्योंकि एक नियम है सदन का कि कोई भी पटल पर रखा हुआ कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट उसको फाड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने वो जो बिल रखा था धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, उसकी कॉपी को फाड़ा और वो एक अपने आप में स्पीकर साहब ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद एक मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। और जब नहीं माना तो उन्होंने उनको नेम किया और एक प्रस्ताव पारित करके और उनको शेष अवधि जो इस बजट सत्र की है उसके लिए निलंबित कर दिया है। जो घटना अच्छी नहीं है, फिर भी विधानसभा अध्यक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक ठीक से विधानसभा का सत्र चले, उसके लिए उनको निर्णय लेना पड़ा। जैसे रणवीर सिंह कात्यायन ने एक तरह से जिद ये करी कि वो अपना सब जो उन्होंने किया, जो रिएक्ट किया, उन्होंने जो फाड़ा बिल को, उसमें उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया। उसके बाद पूरा सत्र सेकंड सिटिंग जो चल रही है पूरे से विपक्ष गायब है। सत्ता पक्ष सरकार के खिलाफ बाहर विपक्ष आरोप लगाता है। अब जब सदन में तमाम मुद्दों पर बात हो सकती है और विपक्ष का गैर हाजिर रहना, एक तरह से पूरी सिटिंग से वॉकआउट करके चले जाना, ये एक लोकतंत्र में किस तरह की परंपरा आप देख रहे हैं, जो कि जनता जो है वो चाहती है? मैंने बताया ना, ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर एक व्यक्ति को, अगर सदस्य को अध्यक्ष महोदय ने उनके खिलाफ कोई निर्णय दिया है तो बाकी सब सदस्यों को तो विधानसभा में रहना चाहिए। और बड़े कष्ट की बात यह है कि जब दूसरे सत्र की जब मीटिंग शुरू हुई, दूसरी मीटिंग जब शुरू हुई, उसके बाद भी जो विपक्ष के हमारे विधायक कांग्रेस के आए तो उन्होंने उस विषय को छोड़ करके आगे चलाने की बात नहीं की। उसी विषय को जो अध्यक्ष महोदय निर्णय दे चुके हैं उसी को चैलेंज करने के लिए फिर वो खड़े हुए, तो ये तो आखिर विधानसभा का एक अपमान ही कहा जाएगा, क्योंकि उनको इस बिल के ऊपर कोई एतराज़ था तो जब इसके ऊपर चर्चा होती तब वो विषय को करते। एक निर्णय किया है और वो एक बहुमत से विधानसभा ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है, तो विधानसभा के बहुमत निर्णय के खिलाफ वो भी लोकतंत्र की पद्धति के विपरीत है। उसका बिल्कुल सर, अभय चौटाला ने ये कहा है कि जो सरकार है बांटने का काम कर रही है, इस तरीके के कानून की प्रदेश में जरूरत ही नहीं। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये स्थितियाँ बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई है, एफआईआर भी लिखी गई हैं। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीज़ें आती हैं। और ये केवल घटना हरियाणा में हो रही है ऐसा नहीं है, देश के अन्य बहुत से प्रांतों ने भी इसको महसूस किया। उन प्रांतों में भी ये बिल बने हैं, आज नहीं बने हैं, आज से कहीं 5 वर्ष पहले, कहीं 2 वर्ष पहले, कहीं 3 वर्ष पहले कई प्रांतों में बने हैं। और जब इस विषय का हमें ध्यान में आया कि ये बहुत एक भयानक एक ट्रेंड शुरू हो गया है, इसकी घटनाएं यमुनानगर में घटी, इसकी घटनाएं पानीपत में घटी, इस प्रकार की घटनाएं गुड़गांव में यानी
मेवात में घट रही हैं, नूह में, तो ये घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। तो इन घटनाओं वो जब बिल के ऊपर चर्चा होगी उस समय सारी बातें करेंगे। कन्वर्जन की जो घटनाएं हैं, क्या आपको लग रहा है इस बिल से रुक जाएगी या ये धर्म परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा? इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मना ही नहीं है। धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, वो कर सकता है। कितने समय पहले सर? 1 महीना पहले। सर विपक्ष कह रहा है कि आईपीसी में पहले जो प्रावधान था इसकी क्या जरूरत है? आईपीसी में इतने जो प्रावधान की जो मर्यादा है वो इतनी सख्त नहीं है और उसका कोई प्रभाव इस नाते से नहीं है। वो तो सामान्य जितने अपराध होते हैं, किस बार के धमकी देना, मारना, डांटना, बल प्रयोग करना, ये उस प्रकार की धाराएं हैं। लेकिन एक पर्पज़ विशेष के लिए, खास करके लालच, फिर धमकी, फिर उसके साथ धोखा, धर्म परिवर्तन के लिए, या शादी करना और उस शादी के बहाने से धर्म परिवर्तन करना, या विदेश भेजना उसके नाम से धर्म परिवर्तन करना, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है। ये आईपीसी को कहीं चैलेंज नहीं है। आईपीसी की धाराएं वो पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन उपस्थितियाँ विशेष कभी कभी किसी कारण से बनती हैं, तो उस कारण को ठीक करने के लिए समाज में सौहार्द बना रहे, वरना यही तनाव के विषय बनते हैं। हम देखते हैं तनाव के विषय, मैंने आपको स्थान बताए, आप जाकर के वहाँ पता कर सकते हैं कि पानीपत में घटनाएं हुई कि नहीं हुई, यमुनानगर में हुई कि नहीं हुई, गुड़गांव में हुई कि नहीं हुई, फरीदाबाद में हुई कि नहीं हुई, नूह में हुई कि नहीं हुई। और ये रिलेशंस हमारे ठीक बने रहें। वो घटना तो एक जगह होती है, एक परिवार की होती है, तनाव में सारा समाज आ जाता है। कोई पिछले मामलों का भी इसका असर होगा सर, या जब से लागू हुआ उसके बाद की जो मामले होंगे वही असर होगा? नहीं, आगे तो होगा ही होगा, लेकिन इससे पहले भी जिस प्रकार का कोई इस प्रकार का मामला जो चल रहा है और जो ध्यान संज्ञान में नहीं आया है, उसकी कोई शिकायत करता है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। शिकायत के ऊपर है, शिकायत कौन करता है। सर हरियाणा में कुछ मिशनरीज के काफ़ी ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। एक जगह पर मतलब कहीं पर भी वो ऐसे अपने धार्मिक संस्थान बना देते हैं जहाँ उस धर्म के कुछ लोग नहीं है। क्या इसके ऊपर भी ये कानून आता? नहीं, कोई धार्मिक स्थान कहीं भी बनाए, लेकिन जैसे मैं बताया कि झूठा प्रचार करके, जैसे आपने जिस समाज का नाम लिया, उनके फंक्शन चलते हैं, चंगाई सम्मेलन, और उस चंगाई सम्मेलन में हमने भी कई बार छोटे होते देखा है कि आप आ जाओ, इस भगवान के शरण में आ जाओ और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। चंगे यानी ठीक हो जाओगे, बीमारी है खत्म हो जाएगी, आपका लंगड़ापन है खत्म हो जाएगा, आपकी आंख खराब है ठीक हो जाएगी। ये जो अंधविश्वास की बातें धार्मिक एक औरा दे करके लोगों को बताई समझाई जाती हैं, ये भी एक प्रकार से लोगों को बहकावे में ला करके और गलत रास्ते पर चलाने का है। इस पर भी रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी जगबीर मलिक ने एक विषय लाल डोरे को लेकर के उठाया। उनका ये कहना था कि इस तरीके से कार्य किया गया है कि जो जमीन की असली जो मलकियत है वो सामने नहीं आ पा रही है। इसको लेकर के बड़ा गंभीर विषय उन्होंने उठाया और ये भी कहा कि आपस में लड़वाने वाला काम हो जाएगा। आपने देखिए, अभी तक जो विषय चलता था वो एक लाल डोरा अंग्रेज सरकार ने बनाया था कि रेवेन्यू के नाते इस लाल डोरे में हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। पंचायत एक प्रकार से लोकल एडमिशन चलाएगी, कोई रेवेन्यू में उसका रिकॉर्ड होता नहीं था। और वहाँ पर झगड़े, भाई भाई के झगड़े, पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े, पंचायत के गली के झगड़े, तो ये सारे क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता था। अब जब ये ध्यान में आया विषय, तो स्वामित्व योजना अब तो देश ने, प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार करके सारे देश में लागू किया, क्योंकि जिसकी जो ज़मीन है उसका कोई आज रिकॉर्ड नहीं है। आज तो पंचायत को ग्राम सभा में ये बताना पड़ता है कि ये ज़मीन इस मालिक की है, और उसकी मैपिंग वो हमने ड्रोन से कराई है, बाकायदा उसके निशान लगाए जाते हैं। निशान लगाने के बाद ड्रोन से उसको नपाई होती है, फिर उसकी मेजरमेंट होती है, फिर उसका स्टेटमेंट होता है कि कितने ज़मीन तुम्हारी एरिया कितना है। उसको मिलान करने के बाद फिर ग्राम पंचायत को बताया जाता है कि इसकी ये, इसकी ये। उसके बाद फिर कोई आपत्ति अगर आती है तो आपत्ति को ठीक किया जाता है। फिर भी किसी को आपत्ति होती है तो डिप्टी कमिश्नर इसकी अपीलिंग अथॉरिटी है, और डिप्टी कमिश्नर को 1 महीने में उसका निर्णय करना पड़ता है। उस डिप्टी कमिश्नर के निर्णय पर अगर उसकी सहमति नहीं है तो फिर कोर्ट भी जाता है। तो इसलिए किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। गांव वालों से ग्राम सभा में पूछा जाता है, क्योंकि मैं तो स्वयं गया हूँ करनाल के गांव में, जो सबसे पहले इसका शुभारंभ कराया, कौन सा गांव था, सिरसी। तो सिरसी के सारे गांव के लोग आए, और अभी भी 3000 गांव में रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, किसी गांव से कोई शिकायत नहीं आई है।
लेकिन अगर 3000 में लगभग ये 10 लाख के आसपास रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, 3.5 लाख रजिस्ट्रियाँ बट चुकी हैं, बाकी बटने के प्रोसेस में हैं, तो शिकायत तो हमारे पास भी आती ना। वो तो किसी व्यवस्था का विरोध करना हो तो कुछ भी कहो। आज भी कोई शिकायत आएगी तो उसको जो पहले प्रावधान थे उसमें तो कहीं सरकार का मामला था ही नहीं, यानी कोर्ट का भी नहीं था। लोकल पंचायत जो फैसला कर दे। लेकिन आज तो सारी प्रोसेस, रेवेन्यू रिकॉर्ड, सारे ऊपर तक सभी अपने अधिकार की बात वहाँ उठा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। प्रॉपर्टी आईडी में तो दिक्कत आ ही नहीं। अपडेट है सर ऑपरेशन गंगा के तहत हरियाणा के और कितने लोगों को रिसीव किया गया और कोई आंकड़ा हो सर? हाँ, लेटेस्ट जो मेरे पास अभी इसकी जो सूचना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास लगभग हर थोड़े समय में ये सूचना आ रही है। देखिए, कुछ तो कुल छात्रों की संख्या इसमें भी बीच में थोड़ा बदलाव हो रहा है। जो 1785 से शुरू हुआ था, 1815 की संख्या कुल छात्र, और जो एकदम लेटेस्ट ये मेरे पास आंकड़ा है। सर गृह मंत्रालय ने प्रोवाइड करा था या आप? नहीं, हमारा हमने एक बनाया है अपना कंट्रोल रूम फरीदाबाद में। जो संजय जून हैं वो उसके इंचार्ज हैं, डिवीजन कमिश्नर हैं। सभी डीसीज के साथ तालमेल है। फिर इन्फॉर्मेशन सेंटर से भी हमको मिलती है, वो भी तालमेल करते हैं। ये डिप्टी कमिश्नर हर एक परिवार से संबंध बनाए हुए हैं, और हमारा यहाँ फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, उनके पास भी मैसेज आते हैं। सारे के सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो चार्ट बनाते हैं और फिर उसको सर्कुलेट करते हैं। अभी तक उनमें से कुल 1014 लोग ये भारत वापस आ चुके हैं। अभी यूक्रेन के विभिन्न शहरों में भी 123 अभी वहाँ फंसे हैं। 599 ऐसे हैं जो बॉर्डर देशों में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया पहुँच चुके हैं, और अभी इसमें 59 ऐसे हैं जिनके साथ अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 20 ऐसे हैं जो चले हुए रास्ते में हैं। ये हरियाणा के। सीएम साहब, इसी से जुड़ा मुद्दा एक हो रहा है कि जो बच्चों का भविष्य है उसको लेकर वो काफी चिंतित हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए आपने कुछ कदम उठाया क्या? देखिए, अभी तो चूँकि हमें सबसे बड़ी चिंता है रेस्क्यू उनका, उनको ठीक से सुरक्षित वो अपने अपने वापस घरों में आ जाएं। ये जब आ जाएंगे उसके बाद ये कोई हरियाणा का विषय नहीं है, ये सारे देश का विषय है, और सारे देश का भी नहीं है, सारी दुनिया का विषय है, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के लोग वहाँ गए